हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि ये प्रैक्टिस सेट का एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है। आप लोग जरूर इसे देखकर एग्जाम देने जाएं, ताकि हो सकता है इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो आप ये मिस ना करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सारे 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार बोर्ड यानी कि बिहार डीएलएड में किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। फिर दूसरा जो है मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के। साइंस के 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के। सोशल स्टडीज़ के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, फिर आगे है कि आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 होते हैं 10 मार्क्स के। इस तरह से टोटल एग्जाम यानी बिहार डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चल, तो आगे बात कर लेते हैं। हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश उसको स्थगित किया है। 30 और 31 को होने वाले एग्जाम को स्थगित किया गया है। अभी आप लोगों का एग्जाम 1 तारीख से 28 तारीख के बीच सारे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार डीएलएड एग्जाम का जो सेंटर लिस्ट है, आपको कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर देने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका सेंटर पटना हो सकता है, भोजपुर हो सकता है, भागलपुर हो सकता है, छपरा हो सकता है, सिवान हो सकता है, दरभंगा हो सकता है, गया हो सकता है, मुजफ्फरपुर हो सकता है और पूर्णिया हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार डीएलएड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो 120 नंबर का होगा। आप उनको क्वालिफाई करेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। उस मेरिट लिस्ट में आपका जिस तरह से मेरिट बनेगा उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, जैसे कि कम फी में आप डीएलएड कर पाएंगे। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, कम नंबर ला पाते हैं, तो आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज दिए जाएंगे जिसमें कि थोड़ा सा अधिक पैसा खर्च होता है। तो और तीसरा जो चीज़ है जहाँ आपका सिलेक्शन होगा वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इस तरह से आपका डीएलएड का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम इस तरह से इंग्लिश सेक्शन 1 की तरफ पढ़ते हैं। बता दूं आपको कि इंग्लिश से टोटल 20 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं टोटल 120 क्वेश्चन की। 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं कर दिया जाए। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ, ये एक फ्रेज है, एडम है, इसका मतलब होता है इवन दो। ठीक है, डिटेल नहीं जाएंगे, स्पीड में करते जाएंगे, आपको सिर्फ सुनना है और दिमाग में सेट करना है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इवन दो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एक्टिव डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ये स्पीच से है। तो यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको क्या होगा। लिखा है वरुण सेड आई विल बी ज्वाइन यू ऑल एट द एयरपोर्ट। इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो वरुण सेड दैट डैश ज्वाइनिंग डैश एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर ही वुड बी और अस ऑल का यूज होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आगे आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न एवरीवन डैश रिवॉर्डेड, तो एवरीवन हैव बीन रिवॉर्डेड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है एट स्ट्रिच का मतलब क्या होता है। एट स्ट्रिच का मतलब होता है एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके एक काम को करते रहना। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब को चुनना है, तो प्लेइंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला प्रश्न है कि मोस्ट एनिमल स्लीप लाइक पीपल डू दे लाइज डाउन डैश बर्ड एंड हॉर्सेस स्लीप वेल स्टैंडिंग अप। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा वो जाएगा हाउएवर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि fill in the blanks with the correct option. Mother didn't have time to go to the store as there was no milk in the refrigerator. तो इसका जो हो जाएगा consequently हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है fill in the blanks करना है कि इसमें क्या होगा। The student were playing dash the garden, तो in garden होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि सी dash pleased if you come, ये एक फ्रेज है, फ्रेज फॉर्म में दिया हुआ है। इसका जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो वुड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड बी। फिर अगला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच टेंस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। यानी कह रहा है कि जनरल ट्रूथ और फैक्ट को बताने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स करना है देयर इज अ ब्रिज डैश द ओवर, तो यहाँ पर अक्रॉस द रिवर हो जाएगा, अक्रॉस द रिवर। फिर आगे है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। वी गेट टायर्ड व्हेन वी डैश गेट इनफ स्लीप, तो यहाँ पर डिडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिडंट। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म। फिर अगला प्रश्न है फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नोबट है किसी त्रिभुज में कम से कम डैश न्यून कोण होते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होते हैं, जो कि टोटल त्रिभुज का जो एंगल होता है सम ऑफ एंगल तो वो 180 का होता है। ठीक है, तो दो तो न्यून कोण होगा 90 डिग्री से छोटा कोण। फिर है एक रेखिक समीकरण में 2 -2, 2 0 0 तथा 2 -2 हो तो रेखिक समीकरण का रूप क्या होगा। तो रेखिक समीकरण का रूप जो है y बराबर -x होगा। ठीक है, आपको सिर्फ दिमाग में सेट करना है। वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है वो 49 पाई सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसको जब वृत्त का क्षेत्रफल पे फॉर्मूला पे सेट करोगे तो आ जाएगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक कमरा आकार में आयताकार है और इसकी एक सपाट छत है। यह 10 मीटर चौड़ा है, 13 मीटर लंबा है और 5 मीटर ऊंचा है। इसे अंदर और बाहर और फर्श पर पेंट किया जाना है लेकिन छत पर नहीं, तो पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 590 मीटर। क्षेत्रफल निकाल के इसके छत के क्षेत्रफल में से उसको घटा देना है, तो आंसर 590 वर्ग मीटर आ जाएगा। एक रेखिक समीकरण है जिसमें कि 2x - y बराबर 4 का आलेख x के किस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, तो इसका आंसर 20 को प्रतिच्छेद करती है। फिर अगला प्रश्न है कि किसी वितरण का माध्यम तथा बहुलक क्रमशः इतना है, यानी माध्यक लिखा हुआ है, माध्यम लिखा गया है। इस वितरण का माध्यक और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, तो माध्यक क्या होगा, तो माध्यक 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुलक x² - 5x + 4 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम बहुपद का 1 0 3 होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 2 कितना जोड़ा जाए, 2। फिर है कि 0.12 इस तरह से कोई फॉर्मेट दिया है, एक संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। जब भी बार एक ही नंबर रिपीट होता रहे और इस तरह से नंबर बढ़ता हो जाए, अलग अलग नंबर है, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अगला है कि यदि sin अल्फा + sin बीटा बराबर 2 है तो cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अविरोधी समीकरण युग्म का डैश हल होता है, तो अविरोधी समीकरण का युग्म एक या अनंत हल हो सकता है। ठीक है,
फिर एक साइकिल को 500 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 1 माह पश्चात 610 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1100 रुपये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो। फिर है कि y अक्ष पर एक ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6, 5 और बिंदु -4, 3 से समान दूरी पर हो, तो 0 और 9 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यदि बहुलक x² + ax - b के शून्य के दूसरे के विक्रम है तो b का मान क्या होगा? तो b का मान -1 होगा। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु x2 -3 -4 7 -5 समरेखीय है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान -63 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -63 आएगा। फिर पाई एक प्रकार की संख्या है, यह पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। कोनों का कौन सा समूह अवरोही क्रम में है? तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये अवरोही क्रम है। ठीक है, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा पहले आएगा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, अगला है, दो सिलेंडरों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 20:27 होगा। ठीक है, cos 4a - sin 4a किसके बराबर है? तो यह 2 cos x² a - 1 के बराबर है। किस मानों के लिए समीकरण ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण होगा? तो a के सभी मान शून्य को छोड़कर। अगला प्रश्न है, √3 10 डिग्री + √3 10 20 डिग्री + 10 10 डिग्री 10 20 डिग्री का मान क्या होगा? तो 1 होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 81 सेंटीमीटर होगा स्क्वायर। मोहन एक घर 30,000 रुपये में खरीदा, जिसका 25% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, 3 वर्ष बाद घर की कीमत क्या होगी? तो घर की कीमत 12,656.25 रुपये होगी। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12,656। मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। टोटल 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसी वजह से आप चाहें तो हम डिटेल वीडियो ला सकते हैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, जैसे मैथ या हिस्ट्री या जो भी है, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि त्वरण खींचने के लिए आवर्त वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए? तो अपवर्जी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपवर्जी। फिर निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या है? तो आभाज्य संख्या 23 जो है वो आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और उसी संख्या से भाग लगे, यानी कि जिसका फैक्टर केवल 2 हो। ठीक है, तो 23 है इसमें केवल। फिर है, अब अगला सेशन जो स्टार्ट है वो हमारा है सामान्य अध्ययन की, यानी कि साइंस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो शुरू करते हैं, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा धातु है? तो सोडियम जो है हमारा वो धातु है। फिर है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपात है तो वस्तु गति कर रही है, एक समान त्वरण से गति कर रही है। फिर अगला प्रश्न है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो ये डीसी होती है, डायरेक्ट करंट। अगला है, गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता क्या है? तो ए और बी दोनों होगा, यानी दीर्घ अवधि तक दूध देना या अल्प अवधि तक दूध देना, दोनों हो सकते हैं, देसी और विदेशी गाय की विशेषता। अगला है कि 4 द्रव ABCD का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जब भी इस तरह का सवाल रहे तो जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो जल्दी से जल्दी, यानी उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। तो यहाँ पर यानी ये जो सी है ना, सी 0.8, ये सबसे कम घनत्व का है, इसलिए इस वस्तु का जो पानी में डूबने की क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी। अब है, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एमनियोटा यानी एनीमिया समूह में शामिल है, तो एनीमिया समूह में शामिल है सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। अगला है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबक के प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो यह हमेशा आभासी और लेटरली उल्टा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण जल है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी यानी कि केन्या में है। अगला है, भारतीय विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। MTP का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि MTP जो होता है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी कि आपातकालीन स्थिति में यदि प्रेगनेंसी को रोकना है तब इस विधि का यूज़ करके हम उस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। फिर है, जड़त्व का ऐसी मात्रक क्या है? तो kg है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र में मौजूद है? तो गुणसूत्र बिंदु। फिर है, निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है? तो मार्बल तत्व नहीं है, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, जिंक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक कवक का उदाहरण है? ये सभी है, ईस्ट, ट्रॉड, स्टूल, पुकीनिया, ये सारे के सारे जो है ना वो कवक के उदाहरण है। मंडली की आवर्त में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त में स्थान मिला? तो यह है जर्मेनियम को मिला। अगला प्रश्न है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। तो ये हमारा था क्या? SST यानी कि सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न। अगला, पर्वतीय वन में पाया जाता है, तो चेस्टनट ये वृक्ष है जो कि पर्वतीय वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। जनजातीय की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, डैश में प्रकाशित ब्रूंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए हैं और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मतलब कब इसको प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में, 1987। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। यूरोपवासियों ने दिशा सूर्य का ज्ञान किसे सीखा था और उसे सीखा था? अगला है, चुनावी स्पर्धा में से लाभ होता है, ये जनमत निर्माण में होता है। अगला है, मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, तो ये 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को दी गई थी, इसलिए हम 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं प्रत्येक साल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्रीय संघ में सदस्यता वापस ले ली, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संघ से अलग नहीं हुआ? तो वह है भारत। अगला प्रश्न है कि पोखरा नगर किस देश में स्थित है? तो पोखरा जो है ये नेपाल में है। फिर अगला प्रश्न, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत प्रदान की? तो 1917 को।
टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर में होता है। ठीक है, अगला है गिल गिट गार्ज किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो 1926 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फसल पेय फसल है? तो चाय एक पेय फसल है। अगला है नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा? तो आर्सेनिक का बढ़ा। अगला प्रश्न है किस देश ने ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो मैक्सिको। अगला प्रश्न है मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादरी और ग्लेशियर के रूप में होता है? तो वो अटलांटिक हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब ये यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब इसको सुनना है और आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें आँख, नृत्य, कान और यहाँ आँख से हम नृत्य को देख सकते हैं, कान से हम गाने को सुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित प्रश्न में से श्रृंखला लुप्त दी गई है, इसे बताना है कि क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 37 हुआ? तो आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, 3 सब में घटा गया है, इसलिए 40 में 3 घटाएंगे 37 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कौन सा शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 11 हो जाएगा, है ना, ये शिक्षित है परंतु नगर में नहीं रह रहा है। अगला है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 5वें स्थान पे है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं? सिंपल सी बात है ना, एक पंक्ति में 5वें स्थान पे एक पेड़ है, 5वें स्थान पे, तो इधर से 5वां इधर से 5वां, तो 4 4 8 और 1 9, तो टोटल पेड़ों की संख्या 9 हो गई। अगला है पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुनें कि कौन सी संख्या जोड़ी अलग आगे आगे। तो यहाँ पर जो संख्या आंसर हो जाएगा वो 19 और 35 हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो इस तरह से काउंट होता जा रहा है। ठीक है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 35 बीच में आ गया, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, फिर बीच में 35 आ गया, अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो 19 और यहाँ 35 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस और जी के मध्य कौन सी अक्षर होगी? तो एम होगी। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हैं। दिए गए प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 32 आएगी, आप करके आप चेक कर सकते हैं। कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया और खाने की चीज़ों पर 96 यानी 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। इनमें से 4 नहीं आए, नतीजतन शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वाले की संख्या कितनी थी? तो 8 थी, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ 76 हो जाएगी, है ना, आप काउंट करके इसको देखिए आ जाएगा नंबर। 50 में 5 जोड़ना, 55 में 6 जोड़ना है, 61 में फिर 7 जोड़ना है, फिर इस तरह से 8 जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई और एफ 6 दोस्त एक दूसरे के सामने सामने बैठे हुए, आमने सामने बैठे हुए। ए डी और बी के बीच और एफ सी और ई के बीच में बैठा है। सी बी के बाईं ओर से तीसरे पे है, तो ए बी के ठीक दाएं बैठा है। एफ और डी के बीच कौन होगा? तो एफ और डी के बीच ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी बैठा होगा। आप इसको सॉल्व करके अलग से देख सकते हैं। अब हिंदी सेक्शन स्टार्ट हो गया, खंड 6, इसमें हिंदी के प्रश्न रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपमेय से उपमा के संशय को पैदा करने वाला अलंकार संदेश अलंकार होता है। अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य है मुझे घर जाना है, एक शुद्ध वाक्य है। इसमें बताना है कि इतनी लग्न से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। इसमें कौन सा पदबंध है? तो ये सर्वनाम पदबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण है? तो छंद जो है ये काव्य का गुण है। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम से भागना। अगला प्रश्न है रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, ये इसमें रूपक अलंकार है। सवैया के प्रत ये एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैया के। जहाँ उपमय से अपमान की संभावना की जाए वहाँ डैश होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा होती है। मैत्री की राह बनाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, कवि ने किस बात को असाध्य कहा? कृष्ण, इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण को बांधना, बंदी बनाना, इसको असाध्य कहा। ठीक है, रूपक अलंकार को ढूंढिए, तो भानुवंश, राकेश, कलंकु, ये रूपक अलंकार है। जिस समाज का पहला पद संख्यावाचक होता है उसको दीर्घु कहते हैं। निगार द से दीर्घु, गु यानी कि इसमें गिनती आ रहा है, ग से गिनती, ग से ग, दीर्घु, तो संख्यावाचक रहेगा तो दीर्घु हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? आजकल वहाँ काफ़ी गर्मी दिखाई देती है, तो ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। अगला प्रश्न है दीर्घु ए आय कौन सा वर्ण है? यह दीर्घ वर्ण है। यह कैसा वर्ण है? तो यह दीर्घ वर्ण है। अगला प्रश्न है मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवाड़ी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो व्यंग्यार्थ को माना गया है। निम्नलिखित में से किसी रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है, तो शब्द शक्ति कहलाता है। प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो अविभावी समास है, यानी जब भी किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो तो उसे अविभावी शब्द कहेंगे। से प्रति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो अविभावी समास हो गया। अगला प्रश्न है कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौजोड़ इक हो जाएगा, नाविक। अगला है मैं लिख नहीं सकता, वाक्य को भाव वाच्य में बदलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुझसे लिखा नहीं जा सकता है। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है थोड़े दिनों की खुशी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाक्य अशुद्ध है। घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि, ये जो शब्द है अशुद्ध है। ठीक है, घातक विष तो घातक होता ही है। ठीक है, सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि, कुदृष्टि तो है ही, बुरी उसमें लग गया, तो इस तरह से ये जो वाक्य है पूरी तरह से अशुद्ध है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप केवल सुने इनको, ताकि एग्जाम में जब भी यहाँ से रिलेटेड कोई भी सवाल मिले तो आपको याद आ जाए, आप उनको टिक कर पाएँ। तो
मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, ताकि आपको डीएलएड या और गवर्नमेंट एग्जाम की जानकारी टाइम टाइम पे मिले और उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस इसी तरह हम करते रहें। धन्यवाद।